नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, शानदार होंगे आप लोग। और ये सेट नंबर 253 253। और हर एक दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। उस उस अच्छे क्वेश्चनों का एक तरह से आप लोग कलेक्शन करते चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहे, वही क्वेश्चन भी मिल सकती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं करना है और आराम से पढ़िए, जरूर सफलता प्राप्त होगी आपको। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा एक बार देख लीजिएगा। भाई ये तो हमारा दर्पण का सवाल है ना, लाइट का सवाल है। आप लोग लाइट बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बैच स्टार्ट किया गया है साइंस का, उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, उससे सारा क्लियर हो जाएगी आपका। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के, किस दर्पण के? उत्तल दर्पण के सम्मुख, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि सर ये उत्तल दर्पण जो हमारा होती है, यही ना है हमारा, ये बता दीजिएगा। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर ये बिंदु P हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर C हो गया। और ये जो है ना, ये जब भी प्रतिबिंब बनाएगा दोनों के बीच में बनाएगा, ये दोनों के बीच में इसी साइड प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु इस साइड रहेगा, इस साइड परावर्तक सतह की ओर। तो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख माने सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो देखिए ना, तो ये u का मान दिया हुआ है माइनस कितना, 40 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। सही बात है, फोकस दूरी के अंदर बनेगा। तो एक बात बताइएगा, प्रतिबिंब भी बराबर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, तो जरूर फोकस दूरी निकालने के लिए कह रहा होगा। F बराबर व्हाट यही ना है। आप लोगों को दर्पण सूत्र पता है? नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/f बराबर, देखिए दर्पण सूत्र जो होती है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, यही है दर्पण सूत्र। तो 1/f बराबर 1/v 1/10 और माइनस 1/40, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ 4 - 1 बराबर हो जाएगा 3/40। इसलिए f का जो मान आएगा, f बराबर 40/3, तो ये कह दीजिएगा 33 13.33 है, इतना सेंटीमीटर। यही आपके प्रश्न का जवाब बन गया है। कोई ऑप्शन? हाँ है, तो मिल तो गया हमारा ये रहा हमारे प्रश्न का सही में जवाब, बन गया ना हाँ, एकदम सही जवाब बन गया। लीजिए अगले नंबर सवाल की ओर आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए और फिर से इसको बता ही दीजिए आप लोग। अब सोच का है, समझना है और इसके बाद में फिर से इस चीज को बता भी देना है। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से छोटा है, तो आवर्धन का परिमाण क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है। तो मैग्निफिकेशन जो होती है, प्रतिबिंब के आकार को वस्तु के आकार से भाग दे देते हैं, प्रतिबिंब का साइज बटा वस्तु का साइज, यही तो आवर्धन होती है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आवर्धन m बराबर, देखिए आवर्धन m बराबर होती है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और बटा क्या होता है, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो अब आप ही लोग बता दीजिए हमें कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या है, छोटा है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो बताइएगा ये आएगा हमारा 1 से कम आएगा।
एक से कम आएगा ना, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार छोटा है ना वस्तु के आकार से। इसका ना कोई मात्रक होता है ना कोई बीमा होता है। ये कह दीजिएगा यूनिटलेस एंड क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। ना कोई मात्रक होती है और ना कोई बीमा होता है। डेट मीन्स यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशन लेस होती है। ना कोई इसका मात्रक है और ना ही इसका कोई क्या है, बीमा होती है। डेट मीन्स यूनिटलेस एज वेल एज क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। ये ना कोई मात्रक है और ना ही कोई इसका क्या है, बीमा होती है। चलिए भाई क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी भी नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब अगले नंबर पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है जरा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। लीजिए भाई पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट पढ़िएगा तभी समझ में आवेगा। ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कहिएगा निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो कह रहा है कि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कहिएगा निकट दृष्टि वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ये बताइएगा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, गलत है। सही कथन चयन करने के लिए कह रहा है गलत हो गया। दूर दृष्टि वाला व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, नहीं भाई दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, सही जवाब हो गया। बताइएगा निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का यूज और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। ये तो पढ़ लीजिएगा तो बन जाएगा आपका। अगले नंबर पर आ जाते हैं। किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब होती है रेसिस्टिविटी। निम्न में से किस पर निर्भर करती है। लंबाई पर, तो कहिएगा प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो आर में और एरिया में उल्टा संबंध होती है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, कौन, जिसका नाम है प्रतिरोधकता कहते हैं। एक बात बताइए, प्रतिरोध आर बराबर होती है रो एल बटा ए होती है। एक दिन और बताए थे ये, तो यहाँ रो बराबर होती है रो आर एच ओ रो। रो को ही हम लोग कहते हैं यहाँ पर आर ए बटा एल कर दीजिएगा। आर ए बटा क्या हो गया हमारा, एल हो गया। अब एक बात बता दीजिएगा यहाँ पर, यही हमारा होती है प्रतिरोधकता। रो बराबर क्या होती है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता होती है, रेसिस्टिविटी होती है। एस आई यूनिट की बात करते हैं तो ये कह दीजिएगा ओम गुने मीटर स्क्वायर बटा मीटर। ये कट जाएगा तो ये कह देंगे ओम गुने मीटर होती है। ओम गुने क्या, मीटर। ये कह दीजिएगा यह पदार्थ के मटेरियल का गुण होती है। यह पदार्थ के मटेरियल का गुण होती है। मटेरियल का गुण है, यह पदार्थ के मटेरियल का गुण है। इसका मतलब कि यह पदार्थ के मटेरियल पर निर्भर करती है। इसके प्रतिरोध की, इसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, सही बात है। और टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों तापमान पर निर्भर करती है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी दोनों तापमान पर निर्भर करती है। दोनों तापमान पर निर्भर करती है, दोनों टेम्परेचर पर निर्भर करती है। कौन, तो कहिएगा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है ना, दोनों टेम्परेचर पर निर्भर करती है, दोनों तापमान पर निर्भर करती है। चलिए आपके प्रश्न का सही जवाब सी नंबर आ गया। अगले नंबर पर आ जाते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका सोलेनॉइड दिया हुआ है, तो बताइएगा सोलेनॉइड के भीतर, लंबी परिनालिका के भीतर, कहिएगा प्रत्येक स्थान पर, हर एक जगह, सभी बिंदुओं पर, कहिएगा सभी स्थानों पर के भीतर, सभी स्थानों पर, कहिएगा कि सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र एक समान एवं समानांतर होता है। एक समान एवं समानांतर होता है, एक समान और समानांतर होता है। तो बताइएगा, सोलेनॉइड होती है ना, सोलेनॉइड के अंदर ये जो देखिएगा तो सोलेनॉइड की लंबाई ज़्यादा होता है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होती है ना कम होती है। यही बात तो कहा गया है, कहिएगा शून्य होता है, गलत। इसके सिरे की ओर घटता है, सभी बिंदुओं पर क्या होती है, एक समान होती है। राइट ऑप्शन इज सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सही जवाब कौन नंबर आ गया तो कहिएगा हाँ सर जी, सी नंबर आंसर हमारे प्रश्न का सही जवाब आ गया। ये लीजिए, आपको ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं, ये बैच में आप लोगों को बताए हैं ना ये? हाँ एकदम बताया गया है, बैच में आप लोगों को हम जरूर बताए हैं इस सवाल को। सवाल कह रहा है कि जब एक गिलास पर रखे कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो सुनिए, हमारे पास हो गया ये क्या, देखिए हमारे पास ये गिलास हो गया, इसके ऊपर में एगो कार्ड रख दीजिएगा, ऊपर में एगो सिक्का रखिएगा, तो ये कार्ड को तेजी से मारिएगा, इसे तेजी से मारिएगा तो कार्ड चला जाएगा और सिक्का जो है ना यहीं का यहीं गिर जाएगा। ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम, या ये कह सकते हैं कि विराम के जड़त्व को बतलाता है। किसको? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का जड़त्व का नियम, और ये कह दीजिएगा विराम के जड़त्व, विराम का जड़त्व, ये विराम के जड़त्व को बतलाता है, विराम के जड़त्व को ये बतलाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बतलाता है। न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम नहीं, एकदम सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। ये बातें समझ गए ना? ऐसा एग्जाम्पल तो आपको हम हूबहू लिखवाते हैं और हूबहू एग्जाम में वो छप भी जाती है आप लोगों का। जैसे देखिए अभी आप लोगों के टेस्ट में छप गई है वो। लीजिए आगे बढ़ जाएं। लीजिए अगला है कि दोलक के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? दोलक के लिए, एन ऑसिलेटर के लिए कौन सा सही नहीं है? कह रहा है कि संकेत साइन वेव, मतलब कि इसका सिग्नल जो होती है साइन वेव होती है, ज्यावक्रीय होती है। साइन वेव माने ज्यावक्रीय, साइन वेव माने क्या होती है आपका? साइन वेव होती है, ठीक है, साइन वेव भी होती है। आपका संकेत स्क्वायर वेव भी हो सकती है, हाँ स्क्वायर वेव भी हो सकती है। संकेत अर्ध स्क्वायर वेव, नहीं सर अर्ध स्क्वायर वेव नहीं होती है, ये अर्ध स्क्वायर नहीं होती है, गलत है ये हमारा, गलत है हमारा ये गलत है, ये नहीं होती है। दोनों हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकती है और सही नहीं है, यही सवाल आपसे पूछ भी रहा है, तो यहाँ पर ये आपका सवाल सही हो जाएगी। लीजिए हो गया। अगला सवाल है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, देखिए कोई भी ठोस पिघलता है तो उसका टेम्परेचर जो है ना, उसका तापमान और द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। जैसे देखिए ना, हम यहाँ पर कह देते हैं बर्फ है, ये बर्फ है हमारे पास, ये 100 ग्राम बर्फ हो गया, तो कहिएगा 1 ग्राम बर्फ है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर ये पानी में बदल रहा है, देखना है ध्यान से, ये पानी में बदल रहा है तो 1 ही ग्राम है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो बताइएगा द्रव्यमान वही है, टेम्परेचर भी वही है, अवस्था बदल गया तो यहाँ पर जो उष्मा लगा ना, उष्मा बराबर कहिएगा 80 कैलोरी लगती है, या इसी को कह दीजिएगा 336 जूल लगती है। ये गुप्त उष्मा होती है। कौन उष्मा होती है? अवस्था बदलने वाली उष्मा को गुप्त उष्मा, और इसके कारण पदार्थ के तापमान और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो वही कह रहा है कि ये ठोस पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या रहेगा? देखिए तो दोनों का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है ना, ठोस की प्रकृति के अनुसार नहीं,
कहिएगा परिवर्तित नहीं होता है, सी नंबर ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी पढ़िएगा क्लास 9 तो ये मिल जाएगा आपका। तो देखिए सब क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यही तो कहा गया है कि एनसीईआरटी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो अदर स्टूडेंट से उसका 5-7 नंबर ज़्यादा आएगा, और जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा उसका अदर स्टूडेंट से 5-7 नंबर कम आएगा। और 5-7 नंबर आपके भविष्य को तय करती है, आपके तकदीर को तय करती है, आपके सिलेक्शन का तय करती है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, सिलेक्शन लेना है ना। निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग, कहेगा दोनों अनुप्रस्थ होती है। हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। हवा में ध्वनि तरंग, हवा में ध्वनि तरंग बराबर कह दीजिएगा अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य होती है। और एक बात बताइएगा प्रकाश तरंग कैसी होती है भाई मेरे? तो कहिएगा कि हाँ सर प्रकाश तरंग की बात करते हैं। प्रकाश तरंग बराबर होती है क्या हमारा? कहिएगा अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स होती है। एक बात बताइएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन की घटना किस में होती है? तो कहिएगा प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है। प्रकाश में ध्रुवन की, ध्रुवन माने पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की घटना, पोलराइजेशन की घटना होती है, पोलराइजेशन की घटना होती है, जबकि ध्वनि में नहीं होती है। प्रकाश में ध्रुवन की घटना होती है जबकि ध्वनि में नहीं होती है, ध्वनि में नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। क्योंकि हवा में ध्वनि तरंग, हवा में ध्वनि तरंग, तरंग अनुदैर्ध्य होती है। हवा में ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, डेट मीन्स अनुदैर्ध्य होती है। यही तो बात है यहाँ पर। तो कह रहा है कि दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती है, नहीं गलत है आपका। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, एकदम सही है। सही है ना, पूछ रहा है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ हो गया, गलत हो गया। प्रकाश तरंगे उल्टा हो गया ये तो। चलिए भाई एकदम सही जवाब बी नंबर, बी नंबर। सर बीपीएससी आएगा क्या? सर हाँ आएगा, बीपीएससी टीआरई 4 आपका जो टीचर का एक है थी वो आएगा। इसलिए पहले से जब आएगा तब तैयारी कीजिएगा, अभी से ही तैयार करके रखिए अपने आप को और पॉलिश करना शुरू कीजिएगा, उस समय आएगा तो। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होती है? तो सबसे पहले तो भार के बारे में आप लोग जानिए कि आखिरकार ये भार क्या है, वेट क्या है। तो किसी भी वस्तु का भार जो होती है उस वस्तु पर लगने वाली गुरुत्व बल के मान के बराबर होती है। किसके बराबर? गुरुत्व बल के मान के बराबर होती है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि भार की बात करते हैं, भार W बराबर होती है mg, भार W बराबर mg। और किसी वस्तु का जो भार होती है, वेट जो होती है, उस वस्तु पर लगने वाली गुरुत्व बल के मान के बराबर होती है। तो ये बताइए g के मान पर निर्भर करती है। और पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर पर, केंद्र पर g का मान 0 होती है। इसलिए भार बताइएगा, भार W का मान क्या हो जाएगा? 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि g का मान 0 होती है, g का मान 0 होती है। इसलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब कौन बन जाएगा? कहिएगा ये नंबर आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा। है बात समझ गए ना? हाँ। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य में, किसी दिए गए द्रव्य में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लवन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? उत्प्लवन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। चलिए उत्प्लवन बल का नाम सुने हैं ना? उत्प्लवन बल जो होती है वस्तु के भार में कमी लाती है और वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर धक्का देने वाला बल होती है। ये उत्प्लवन बल द्रव में भी देखने को मिलता है और गैस में भी देखने को मिलता है। अब ये देखिए उत्प्लवन बल क्या होती है। सबसे पहली बात उत्प्लवन बल,
उत्प्लवन बल की बात करते हैं हम लोग, इंग्लिश में कहते हैं BUOYANT। बायोंट फोर्स की बात करते हैं हम लोग, तो ये उत्प्लवन बल F बराबर क्या होती है? उत्प्लवन बल F बराबर होती है रो भी जी न्यूटन के बराबर। इतना न्यूटन के बराबर हो गया। एक बात बताइएगा, ये तो आप लोग समझ ही गए कि उत्प्लवन बल हमारा कितना के बराबर। लीजिए भाई, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, इस चीज को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। हम ये उत्प्लवन बल को हम लोग यहाँ से ऐसे कर दिए हम लोग। और देखिए उत्प्लवन बल F बराबर हो गया, ये ब्रैकेट में रख दीजिएगा ये, ठीक ना। उत्प्लवन बल बराबर इतनी होती है, सूत्रवा तो हो ही गया आपका यहाँ पर। अब एक बात बताइए, रो का मतलब होती है रो का मतलब होती है द्रव का घनत्व हो गया, द्रव का घनत्व हो गया, डेंसिटी हो गया। और भी का मतलब होती है पदार्थ का वह आयतन, पदार्थ का वह आयतन, आयतन पदार्थ का जो द्रव में डूबी है, जो द्रव में क्या है? डूबी है, जो द्रव में डूबी है, जो द्रव में डूबी है। कर लीजिए भाई, आपसे कहेंगे कि जिस द्रव का घनत्व ज्यादा होगा उसमें उत्प्लवन बल का मान भी ज्यादा होगा, ठीक ना। और याद रखेंगे, कह दिया जाएगा कि ये पदार्थ है, इसको पानी में डालते हैं तो कितना भाग इसका पानी में डाला गया, इसका आयतन लेना है, इसका आयतन यहाँ पर भरना है। पूरा डुबा दीजिएगा तो पूरा आयतन होगा, तो आयतन जब थोड़ा हिस्सा डुबाइएगा तो उतना ही हिस्सा का आयतन। तो इसका मतलब कि पदार्थ के आयतन पर और द्रव के घनत्व पर निर्भर करती है, तरल पदार्थ का घनत्व और डूबी हुई वस्तु के द्रव्यमान पर। तो ये तो गलत हो गया, इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन नहीं, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु के आयतन। एकदम बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब आ गया। अगले नंबर पर आ जाते हैं। उष्मागतिकी का 16वां नियम यह बतलाता है कि, ये बताइएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली बात समझ लीजिएगा, फर्स्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ होता है और थर्ड लॉ होती है। तो ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात किया जा रहा है। उष्मागति के 16वें नियम की अगर बात करते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात किया जाए तो ये क्या होती है? तो कह दीजिएगा, सुनिए मेरी बात, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ZEROTH, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स में देखिएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागति का 16वां नियम। कहिएगा A, B तथा C तीन वस्तु है। कहिएगा A, B तथा C, हम लिख दे रहे हैं तो समझ लीजिए, C तीन वस्तु है, तीन वस्तु है जिसमें C एक थर्मामीटर है, C एक थर्मामीटर है, C एक थर्मामीटर है। कहिएगा C जितना तापमान, C जितना तापमान, C जितना तापमान, C जितना तापमान A का मापता है, A का मापता है, उतना ही B का मापता है, B का मापता है। तो हम कह सकते हैं कि, तो हम कह सकते हैं कि A तथा B एक दूसरे के साथ, A तथा B एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में है, तापीय संतुलन में है, संतुलन में है। एक बात बता दीजिएगा, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होती है यह तापमान की अवधारणा देती है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तापमान की अवधारणा देती है। कहिएगा यह तापमान की अवधारणा देती है, यह कहिएगा यह तापमान की अवधारणा देती है, यह तापमान की अवधारणा देती है ये। अब देखिए बात को समझिए, A, B है और यहाँ पर C है, एक थर्मामीटर है। तो आपको हम कह रहे हैं कि C थर्मामीटर है, तो C जितना टेम्परेचर A का मापता है उतना ही B का,
मतलब कि दोनों एक दूसरे के तापीय संतुलन में। यही बात लिखे हैं कि ए बी तथा सी तीन वस्तु है जिसमें सी एक थर्मामीटर है। सी जितना तापमान ए का मापता है उतना ही बी का मापता है। तो हम कह सकते हैं कि ए तथा बी एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो बताइएगा, यही है उष्मागतिकी का 9वां नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कह रहा है कि दो उष्मागतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ नहीं, दो उष्मा प्रणालियां, दो उष्मा यदि दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में है तो तीसरी प्रणाली भी गलत। जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होती है। अब इसको पढ़िए तो भाई, दो उष्मागतिकी प्रणालियां, दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम सदैव एक दूसरे के साथ आपका उष्मा संतुलन में होते हैं नहीं, यहाँ पर तीसरा की चुनने नहीं किया है। यदि दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में हैं, दो, तो पहले दो नहीं कहिएगा, सी मापता है ये दोनों का टेम्परेचर। तो कहिए यदि दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में है तो तीसरी प्रणाली भी नहीं। ये कह रहा है ना कि सी जितना टेम्परेचर ए का मापता है उतना ही बी का मापता है, तब हम कहेंगे कि ए और बी। जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होती है। चलिए, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सबसे अच्छा जवाब कौन नंबर आ गया? सी नंबर आंसर हमारे प्रश्न का सबसे अच्छा जवाब आ गया, सबसे सटीक जवाब आ गया, सबसे सुंदर सा जवाब आ गया। कौन नंबर आ गया? सी नंबर जवाब आ गया हमारे प्रश्न का। चलिए, अब अगले सवाल का जवाब दे देना है। यहाँ पर अगले में क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है ना, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग जो होती है इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो याद रखेंगे, इसमें माध्यम का कण जो होती है ना, तरंग गति की दिशा के लंबवत दोलन करती है। अनुप्रस्थ तरंग जो होती है इसमें माध्यम का कण तरंग गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। लिख दे रहे हैं, इसमें माध्यम का कण तरंग गति की दिशा के लंबवत माने परपेंडिकुलर, तरंग गति की दिशा के लंबवत दोलन करती है। और याद रखेंगे, यह श्रृंग और गर्त के रूप में उत्पन्न होती है। यह श्रृंग एवं गर्त के रूप में, गर्त के रूप में उत्पन्न होती है। और यही बात तो लिखे हैं, यह जो होती है ना, यह ठोस और द्रव की सतहों पर उत्पन्न होती है। ठोस एवं तथा द्रव की सतहों पर उत्पन्न होती है, गैस में नहीं होती है ये, गैस में नहीं। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है ना, ठोस द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न होती है। इसमें होता है इस तरह का, देखिए, इसमें जो होती है यहाँ माध्यम का कण ऐसे करता है, तो ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग क्या? श्रृंग कहते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? गर्त कहते हैं। ऊपर वाले का नाम क्या है? श्रृंग कहते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? गर्त कहते हैं। तो बता दीजिएगा, इसमें हम लोग कहेंगे कि ये श्रृंग और गर्त हो गया ना हमारा, ये श्रृंग और गर्त, यहाँ पर ये गर्त हो गया, यहाँ गर्त हो गया। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। वही बात तो है। इसमें देखिएगा, इसमें माध्यम का कण, जैसे कि यहाँ का कण ऊपर गया, ये कण ऊपर गया, ये कण ऊपर गया, ये कण ऊपर आया, तो ये कितना का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का। तरंग गति की दिशा ऐसे है, माध्यम का कण जो होती है ऐसे दोलन कर रही है। कितना का कोण बना रही है इसके साथ? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो वही बात लिखा हुआ है, इन तरंगों के माध्यम के
कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, सही बात तो है। और इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। तो ये होती है आपका अनुप्रस्थ, आपका अनुदैर्ध्य तरंग में। किसमें? अनुदैर्ध्य तरंग में। अनुदैर्ध्य तरंग में होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग में होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल में ये आपका ये संपीड़न और विदलन के रूप में होती है। ये जो होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न होती है। कौन? अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया 1 नंबर। और 1 नंबर के लिए बहुत कुछ हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब लीजिए अब फिर देखिए, ये वे तरंगे हैं जिनमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं कहिएगा, ये यांत्रिक तरंग में आता है। यांत्रिक तरंग में दोनों आती है। यांत्रिक तरंग में हमारा दोनों आती है, यांत्रिक तरंग में दोनों होती है। और यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। एगो होती है अनुप्रस्थ तरंग, और एगो होती है क्या हमारा? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग, और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसके? यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सुनिए, लौह चूर्ण हो गया माने कि लोहा हो गया, और उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ बात समझिएगा ये लोहा हो गया और ये HCl से क्रिया करती है, तो लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है। लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो इसको हटा देता है। अगर फुर तुम हटो, FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन देती है। तो बताइएगा, इसी का नाम है हमारा फेरिक आपका फेरस क्लोराइड बनाता है कि फेरिक क्लोराइड? तब फेरस क्लोराइड बना लेती है। तो यही तो बना लिया। कहेंगे कि यहाँ पर धातु जो होती है, सुनिए यहाँ पर धातु प्लस तनु अम्ल, यहाँ पर एगो कोडिंग कर दे रहे हैं, तनु अम्ल से क्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और यही बातें यहाँ पर दिया भी गया है, हमने रिएक्शन को लिख भी दिया है कि हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड बनाता है। कौन नंबर आंसर होगा? हमारे प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर आ गया। क्लोरीन गैस गलत हो गया ना ये? फिर कोई अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया यहाँ पर होगी अवश्य होगी अभिक्रिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा सवाल था ये भी। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संबंध में निम्न में कौन कौन से कथन सत्य हैं? सुनिए, हम जो पहले कोडिंग कर रहे हैं उसको समझ लीजिएगा। कहा जाएगा कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण जल और क्या देता है? लवण जल देता है, लवण देता है, जल देता है और साथ साथ CO2 गैस देता है। तो जैसे देखिएगा, मेटल कार्बोनेट अच्छा है, इसी का हम लोग क्या बोलिएगा? बाइकार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है जब अम्ल से क्रिया करता है तो क्या देता है? कहिएगा, लवण देता है, जल देता है और साथ में CO2 देता है। तो एकदम इसी पर आप लोग इसी फॉर्मा पर सेट करते चले जाइए। दुनिया का हर एक रिएक्शन को अम्ल और बताइए मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है, तो ये बताइएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वही ना हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अरे बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो बताइएगा, यहाँ पर दिया हुआ है NaHCO3 और प्लस किसके साथ? एसिटिक अम्ल के साथ CH3COOH, तो ये देता है लवण, ये देता है CH3COONA सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट कहते हैं, ACETATE सोडियम एसीटेट देगा, प्लस हमारा जल देगा, साथ में क्या देगा? जल देगा और प्लस CO2 देती है। तो बता दीजिए आप लोग हमें, यहीं पर हमें बता दीजिए आप लोग कि भाई मेरे ये जो CO2 गैस है
तो इस गैस के एक गैस उत्पन्न होती है, उस गैस का नाम क्या है? CO2 गैस है। ये गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है, सही बात तो है, चूने के पानी को दुधिया कर देती है। तो एक नंबर वाला में CaOH के होल ट्वाइस प्लस CO2, तो ये बनाता है CaCO3 और प्लस H2O, यही हमारा सफ़ेद अवक्षेप बना देता है। सफ़ेद अवक्षेप, बहुत अच्छा सवाल है जी, सफेद अवक्षेप सही है। यह जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है, सही बात तो है कि CO2 गैस जो होती है अग्निशामक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जलती हुई लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है, सही बात है, ये भी सही है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है। ये बताइएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में ये घुल जाती है, जरा रिएक्शन देखिए तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कहिएगा हाँ सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन हो सकती है, सही बात तो है, हो सकती है। और ये क्या देती है? सोडियम कार्बोनेट और आपका जल का निर्माण करती है। और देख लीजिएगा सोडियम यहाँ C नंबर के लिए NaOH और प्लस CO2, तो ये क्या देती है? तो कहिएगा Na2CO3 और प्लस में हमारा क्या देती है? तो यहाँ पर जल। अगर अधिक मात्रा अगर हमारा ये अधिक मात्रा में है तब ना, कम मात्रा में रहेगा ये CO2 तो खाने वाला फिर सोडा मिल जाएगी। तो ये दोनों सब सही है भाई मेरे, ये कहिएगा सब का सब हमारा सही है, ये हमारा सब का सब सही है। अब यहाँ पर ये नहीं मार दीजिएगा, ये सब का सब सही है। तो कौन से कथन सत्य है? तो कहिएगा कि कौन से कथन सत्य है उपरोक्त में से एक से अधिक? तो कहिएगा सही जवाब हमारा D नंबर आ जाएगा, सब का सब सही है इसमें, ऑल ऑफ दीज, सब का सब इसमें सही है हमारा, ठीक ना? हाँ, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। अगला सवाल है कि जब किसी कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के धनायनों के विलयन में डाला जाता है, कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के धनायनों के विलयन में डाला जाता है, तो क्या प्रदर्शित होगा? कोई क्रिया नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। कहिएगा कि कम सक्रिय धातु जो है अधिक सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं करेगा, नहीं करेगा, कोई क्रिया नहीं करेगा। कम सक्रिय धातु जो है आपका अधिक सक्रिय धातु को उसके विलयन से, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कम सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं करेगा, कोई क्रिया नहीं होगा। अगर वही रहता कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, यही ना हो गया। जैसे यहाँ पर समझ लीजिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा, अगर AgNO3 की बात करते हैं, AgNO3 और प्लस में हम लोग यहीं पर कह देंगे, यहाँ पर कह दीजिएगा कॉपर, तो ये बताइएगा नो रिएक्शन, कह दीजिएगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। कहिएगा कि आपका Cu Ag से अधिक अभिक्रियाशील है, क्यों भाई? तो कहिएगा कि सर हाँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग जानते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर के आधार पर हम लोग इस चीज़ को समझ गए हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस है, कॉपर विलयन को इसमें डालेंगे तो क्या कॉपर इसको हटा देगा? तो कह दिया अरे बाबा कॉपर हटा ही देगा, हाँ तो हटा देगा। अरे बाबा देख लीजिए यहाँ पर, अरे यार हटा देगा, यहाँ पर थोड़ा इससे कम करना है ना, तो देखिए Cu यहाँ पर ऐसे कर दीजिए ना, यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, यहाँ पर ये इसको हटा दीजिए, अधिक अभिक्रियाशील हो गया ना ये। आप ऐसा कर दीजिए, यहाँ पर ये कर दीजिए, इस तरह से आप लीजिए,
हम यहाँ पर कर दे रहे हैं CuSO4, CuSO4, और यहाँ पर कर दे रहे हैं हम लोग CuSO4 नहीं, ZnSO4 कर दीजिएगा, ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस, यहाँ पर कह दीजिएगा ZnSO4 प्लस, यहाँ पर कर देना है यहाँ पर कॉपर, या Ag कर दीजिएगा, Ag Zn, यहाँ पर कहिएगा AgNO3, अगर यही कह दिया जाए कि AgNO3, Ag वाला से ज़्यादा यहाँ पर ऐसे कर दीजिए ना, कॉपर सल्फर का ये कर दीजिए आप यहाँ पर FeSO4 और प्लस कर दीजिएगा Mg, कहिएगा Mg आपका यहाँ पर ये Fe जो है, देखिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए ना, यहाँ पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, Fe हो गया, यहाँ पर Zn हो गया, यहाँ पर हमारा Fe हो गया, यहाँ Zn हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, आपका Hg हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, ठीक ना, Au हो गया। 13 को हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए, तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पर कर देना है पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा Zn हो गया, Fe हो गया, Pb हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ठीक ना, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर कह दीजिएगा कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया। 13 को हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर बना देना है कॉपर FeSO4, तो Fe यहाँ है हमारा FeSO4, और इसके साथ में अगर हम लोग कॉपर की कॉपर सल्फेट ये कॉपर कर देंगे तो कह दीजिएगा कि इसको क्रिया करेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन होगा। क्यों भाई नो रिएक्शन? क्योंकि ये कॉपर जो है ना, कॉपर जो है ये कह दीजिएगा Fe से, Fe यहाँ है कॉपर, तो इधर से इधर जाते हैं तो अभिक्रियाशीलता का कौन क्रम है हमारा? घटते क्रम है। तो ये कॉपर कम अभिक्रियाशील है और Fe ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो नो रिएक्शन। वही बात यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़िएगा ना तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी ये, ठीक ना। हाँ, वही बात हमारा यहाँ लिखा हुआ है, तो कोई क्रिया नहीं होगा। वही बात लिखा है, कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु के धानायनों के विलयन में डाला जाता है। कम सक्रिय को, तो कम सक्रिय वाला को विलयन में डालेंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा? कहेगा तुम हमसे कमजोर है, तुमको हम हटबे नहीं करेंगे, तुमको जितना पावर लगाना है लगा लो। वही बात है, यही वाला है, यही वाला मेन चीज़ है। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये मिल जाएगा। सक्रियता श्रेणी यही होती है। सक्रियता अभिक्रियाशीलता का कौन क्रम हो गया? ये अभिक्रियाशीलता का ये हमारा ये घटते क्रम हो गया। इधर से इधर आते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? देखिए साइक्लोप्रोपेन, अब बात को समझिए, यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा सवाल है। साइक्लोप्रोपेन की बात किया जा रहा है। कौन प्रोपेन? साइक्लोप्रोपेन। सुनना है बात को, देखिएगा। ये साइक्लोप्रोपेन जो है ना, साइक्लोएल्केन के अंतर्गत आएगा। देखिए साइक्लोएल्केन समझ लीजिए पहले। साइक्लोएल्केन का अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा है, ये सब क्वेश्चन अच्छा है। इसका सामान्य सूत्र पूछा जाएगा कि सामान्य सूत्र क्या आने वाली है, तो सामान्य सूत्र हो गया CnH2n, CnH2n होती है, और यहाँ पर n का मान यहाँ से 3 से शुरू करना है। साइकिल में ना बनाना है, तो 3 गो रहेगा कार्बन तभी ना साइकिल बनेगा। 2 गो में साइकिल बना लीजिएगा? एकदम नहीं बनाएंगे। 3 4 5 एंड डॉट डॉट करते चले जाना है। जब इसका पहला सदस्य ही 3 से शुरू होगा, तो बताइए जब n का मान, जब n बराबर 3 हो तो क्या बन जाती है? कहिएगा C3H6, इसी का नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन कह देंगे हम लोग। इसका जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये इस तरह का बना दीजिए ना भाई, हम क्लियर कर रहे हैं आपका।
एकदम टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी हाइड्रोजन। आपका अगला क्वेश्चन पूछेगा कि साइक्लोप्रोपेन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर व्हाट। ये तो बन गया। हम एगो क्वेश्चन दे रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, संभावित क्वेश्चन। साइक्लोप्रोपेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, साइक्लोप्रोपेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है बता दीजिएगा। साइक्लोप्रोपेन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो डायरेक्ट बता दीजिएगा। कौ गो होती है? 6 गो होती है। आपके मन में आएगा कि CnH2n+2, तो कहने का मतलब कि 8 गो होती है। नहीं भाई, गलत हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो आपके इस सवाल का जवाब क्या होगा? कार्बन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है तो 3 गो होगा। अगर वही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कहता तो 6 गो हो जाता। इसमें सिग्मा बॉन्ड कहता तो कौ गो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो हो जाता। 2 2 4 2 6 6 7 8 9 गो हो जाता सिग्मा बॉन्ड की संख्या। टोटल नंबर ऑफ आपका कोवैलेंट बॉन्ड कहता तो 9 गो हो जाता। बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। अगला है, ये देखिए भाई, ये किसका किसका नाम है, जरा इसको पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि आपका ये CH3CH NH2 अमीन ग्रुप है। इसमें ये कौन ग्रुप है? अमीन ग्रुप है, जरूर अमीन वाला होगा नाम। कह रहे कि अमीन वाला, तो बताइएगा CH3CH NH2 CH3। तो ये बताइएगा साधारण नाम क्या है? मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन का सूत्र होती है आपका CH3NH2 होती है। ये मेथाइल एमीन होती है। मेथाइल एमीन का सूत्र हो गया कितना? CH3NH2 हो गया। एथाइल एमीन का सूत्र होती है C2H5 और ये होता है NH2 होती है। और यहाँ पर कह रहा है कि आइसोप्रोपिल एमीन और ये इसी का सूत्र यहाँ पर ये दिया हुआ है। आइसोप्रोपिल एमीन का ही सूत्र दिया हुआ है। ये लीजिए। अच्छा सवाल था ये भी, है ना? अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। विसरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विसरण के बारे में कौन इसमें सही नहीं है? एक बात बताइएगा, विसरण, गैसों के विसरण का नियम थॉमस ग्राहम ने दिया था। हम यहाँ लिख देंगे गैसों के विसरण का नियम डिफ्यूजन लॉ थॉमस ग्राहम ने दिया था। कौन दिया था? थॉमस ग्राहम ने दिया था। बहुत अच्छा सवाल, थॉमस ग्राहम ने दिया था। गैसों के विसरण का नियम थॉमस ग्राहम ने दिया था। कौन दिया था भाई? थॉमस ग्राहम साहब ने दिया था। और ये बताइएगा, ग्राहम साहब का कहना था ना कि गैसों का जो विसरण होती है, गैसों का जो विसरण होती है आपका, उस गैस के घनत्व के वर्गमूल का भी उत्क्रमानुपाती होता है। कहिए गैसों का विसरण हम लोग कुछ मान लीजिए, गैसों का विसरण कह दीजिएगा कि 1/√, क्या बोलिएगा? डी बराबर क्या होती है? डेंसिटी। गैसों का घनत्व होती है, डेंसिटी होती है। कहिएगा डी। गैसों का विसरण जो होता है उस गैस के घनत्व के वर्गमूल का उल्टा होती है, उस गैस के घनत्व के वर्गमूल का उल्टा होती है। यही बात कहा गया था, थॉमस ग्राहम ने बताया था। गैसों का विसरण केवल तभी संभव है जो पदार्थ के कण लगातार गतिमान होते हैं, अवस्था में हो। गैसों के विसरण की दर आपका ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। सही बात है। फिर कह रहा है कि गैसों में विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। तो कहिएगा कौन सही नहीं है? इसमें से सही नहीं है तो आयतन पर निर्भर करेगी ये। कहिएगा कि भाई मेरे आयतन पर ये निर्भर करती है कि नहीं, ये सवाल कह रहा है। तो कहिएगा कि आयतन पर सर ये निर्भर नहीं करती है। हमारे प्रश्न का सही जवाब जो है ना, C नंबर ऑप्शन सही है। कौन नंबर है? C नंबर सही है। तो बताइएगा लगातार गतिमान होती है। गैसों का विसरण जो होती है, सबसे ज़्यादा आपका विसरण जो होती है ना,
20 रन। तो कहिएगा गैस में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में, और नहीं के बराबर किस में होती है? ठोस में, क्योंकि ठोस के अणु एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा आप लोग। यही तो है आप लोगों का साइंस का बैच चल रही है, साइंस का बैच चल रही है। जिनका आपका कॉमन पेपर के लिए और जिनका जो 9 10th में आपका है साइंस, वो एकदम जुड़ सकते हैं। 80 में 80 दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, मेरे साथ चलिएगा, तो 80 में 80 आप लोगों को बनवा कर ही रहेंगे कलम की नोक पर, ठीक ना, अगर बढ़िया कंसस रहिएगा तब। न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब शहर पर गिराया जाए तो, सुनिए, न्यूट्रॉन बम, ये न्यूट्रॉन बम है, ठीक ना, आपका लगभग 20 वर्षों के परीक्षण के उपरांत, लगभग, सुनिए बात पहले, लगभग 20 वर्षों के परीक्षण के उपरांत अमेरिका ने इस न्यूक्लियर बम का खोज किया था। ये बम ऐसा है जिससे जीवों को तो नुकसान होता है, लेकिन इमारत संपत्ति पर इसकी कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता यह है, जब शहर पर गिराया जाए तो कहिएगा बिल्डिंग ध्वस्त नहीं होती है, लेकिन जीव जंतुओं पर इसका नुकसान होता है, नुकसान उससे जीव जंतुओं को होती है, लेकिन इमारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो करें कि सजीव प्राणियों और भवन दोनों को, गलत है, सजीव प्राणी को नहीं, आपका सजीव प्राणी को होती है, ये होती है, लेकिन भवनों का नहीं होती है, गलत हो गया ये हमारा। अब लीजिए, भवनों को मगर सजीव प्राणियों को नहीं, भवनों को नहीं, गलत हो गया, सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं, यही बातें हैं हमारा, ठीक ना, यही बात है यहाँ पर। देख लीजिए आप लोग के ऑप्शन में होगा ही ये बातें, ये नहीं है, नहीं है तो बता दीजिए आप लोग के नहीं है होना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन तत्व और सबसे ऋणात्मक तत्व कौन है? तीसरी अवधि का मतलब क्या होता है? कहिएगा कि तीसरी समूह नहीं, अवधि का, थर्ड आवर्त में, अगर थर्ड आवर्त की बात करते हैं हम लोग, आवर्त में कौन कौन आता है? तो कहिएगा सोडियम होती है, आपका 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, 15 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। तो लीजिए, कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन होती है? ये सोडियम होती है। और बताइएगा सबसे अधिक आपका विद्युत धनात्मक होता है सोडियम, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होगा? क्लोरीन। ये तो बेचा इनर्ट गैस है, ये ना इलेक्ट्रॉन देगा और ना इलेक्ट्रॉन लेगा, इनर्ट गैस में आती है। तो हमारे प्रश्न में सोडियम होगा और कौन होगा? क्लोरीन हो जाएगा। सोडियम और क्या? क्लोरीन आ गया हमारे प्रश्न का सही जवाब। अब आगे बढ़ जाइएगा आप लोग। अगला क्या है? एक रेडियोधर्मी तत्व पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? तो बताइएगा, एक दिन और सवाल बताए थे, एक रेडियोधर्मी तत्व जो होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होती है आपका, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण उसके नाभिक अस्थायी होते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होता है, नाभिक अस्थायी होता है, तब बताइएगा नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण वो जो होते हैं अस्थायी होते हैं, और अस्थायी होने के लिए अल्फा बीटा गामा जैसी अदृश्य किरणों का स्वतः उत्सर्जन करते हैं। तो अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, तो कहिएगा सब ये किसका उत्सर्जन करते हैं? तो एक से ज़्यादा सभी का। आपका पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होती है। तो बताइएगा पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का, तो डैश में हम लोग कह सकते हैं पेट्रोल, क्या लिख सकते हैं? पेट्रोल का होती है, पेट्रोल। तो एक बात बताइएगा, पेट्रोल कोई है? किरोसिन है, डीजल है, सरसों है, तो कहिएगा इनमें से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन सही होगा। तो पावर अल्कोहल जो होती है पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होती है, इसमें कोई नहीं है, तो हमने कोई नंबर का जवाब दे दिया। अगला है कि डैश डैश सोडियम का द्विअंगी यौगिक है, द्विअंगी यौगिक है। तो बताइएगा द्विअंगी यौगिक कौन, किसको कहा गया है? सोडियम का। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होती है NaNO3 होती है।
सोडियम नाइट्रेट होती है, सोडियम नाइट्रेट द्विअंगी यौगिक होती है। हाँ, ये इसी को कहते हैं सोडियम सल्फेट। कहिएगा नहीं सर Na2, और ये कह दीजिएगा SO4। सोडियम सल्फेट को नहीं कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट, तो कहिएगा Na2CO3। तो याद रखिएगा, ये सोडियम नाइट्रेट को द्विअंगी, सोडियम का द्विअंगी यौगिक कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ सोडियम, माने द्विअंगी यौगिक के नाम से जाना जाता है सोडियम नाइट्रेट का, जिसका सूत्र होता है NaNO3। आगे बढ़ जाते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहा जाता है? सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम जो बतला रहे हैं उस पर ध्यान देना है। हम लोग भोजन कर लेते हैं, तब भोजन हम लोग जब लेते हैं तो हम लोगों का दांत क्या करता है, कोई भोजन को आपका काटता है, तो कोई भोजन को नोचता है, तो कोई भोजन का पिसाई करता है, पिसाई करता है, पिसाना और चबाने का काम करता है। तो दांत को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे। उसके बाद में इसी में सलेवरी ग्लैंड देखने को मिलती है, मुंह में, माउथ कैविटी में। सलेवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा का सेक्रेशन करता है, और लार के साथ भोजन को क्या करता है, कहिएगा मिलाने का काम करता है। और तब भोजन जो है हमारा ओइसोफेगस, ओइसोफेगस होते हुए हमारे स्टोमक में आता है। तो ओइसोफेगस में, तब बताइए, आहार नाल के ओइसोफेगस में जो होती है, ओइसोफेगस एक नली होती है जहां पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे ही भोजन वहां पहुंचता है, वहां पर क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, वो नली अपने आप क्या करने लगती है, ये ऐसे फैलने और सिकुड़ने लगती है। इसी को पेरिस्टलाइसिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पेरिस्टलाइसिस कहते हैं, संकुचन कहते हैं। पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। इसी को कहते हैं पेरिस्टलाइसिस के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न का सही जवाब बनेगा। लीजिए भाई, अगले नंबर पर आइएगा। स्वांगीकरण के पश्चात किसके पश्चात? स्वांगीकरण के पश्चात। सही जवाब, स्वांगीकरण के पश्चात। तो एक बात बताइएगा, पाचन की क्रिया में भोजन जब हम लोग लेते हैं तो बताइएगा सबसे पहले क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, अंतग्रहण। क्या बोलते हैं हम लोग? अंतग्रहण कहते हैं, अंतग्रहण, अंतग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं। भोजन लेने के बाद में हम लोग उसका क्या शुरू कर देते हैं? पाचन होती है। पाचन के बाद में क्या होती है? अवशोषण होती है। पाचन के बाद क्या होती है? अवशोषण होती है। अवशोषण, अवशोषण होती है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद में देखिएगा तो यहाँ पर मल का परित्याग होती है। कहिएगा मल परित्याग, मल परित्याग, मल परित्याग। ये स्वांगीकरण, एसिमिलेशन क्या होती है? तो एसिमिलेशन जो होती है, पचे हुए भोजन से, पचे हुए भोजन से क्या किया जाता है? पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त, कहिएगा पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। पचे हुए भोजन से क्या प्राप्त? तो कहिएगा ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त। तो एक बात बताइएगा, स्वांगीकरण के पश्चात माने पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात अप्रत्यक्ष रूप से अमीनो अम्ल का, अमीनो अम्ल का मानव शरीर में किस कार्य में उपयोग होता है? भाई बहुत अच्छा। अमीनो अम्ल, प्रोटीन पचने के बाद क्या चीज में बदल जाता है? पहले देख लीजिएगा, प्रोटीन पचने के बाद में, पचने के बाद क्या चीज में बदल जाता है? अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। और हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? हमारे शरीर के ऊतकों का निर्माण कौन करता है? तो कहिएगा यही तो करता है, हमारा प्रोटीन ही करता है। और पचने के बाद अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण भी करता है, कोशिकाओं और शरीर में वृद्धि भी करता है। तो बताइएगा किस कार्य में उपयोग होती है? सभी काम में उपयोग होती है। पूछा जाएगा कि स्वांगीकरण, स्वांगीकरण अवशोषण के बाद की क्रिया है और मल परित्याग के पहले की क्रिया है। ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए
ऐसा सवाल आएगा तो फिर से आप लोग जवाब वहाँ पर सही सही दीजिएगा। ये बहुत अच्छी बातें मैं लिखा हूँ, ये बातें जो है ना मोस्ट VVI बातें लिखते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं, पाचन शुरू होता है, पाचन के बाद में अवशोषण होता है, न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित किया जाता है और तब उससे पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है और अनपचे भोजन को परित्याग कर दिया जाता है गुद्दा द्वारा, एनस द्वारा। अगला है कि फुफ्फुस गुहा में आपका जो हमारा प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी। एक बात बताइएगा, लंग्स एक आवरण से घिरा रहता है, लंग्स आपका ये हमारा कह रहा है कि यहाँ पर है प्लूरा, प्लूरा जो है हमारा देखिए फेफड़ों लंग्स का प्रोटेक्शन करना। सुनिए एक बात बताइएगा, लंग्स एक आवरण से घिरा होता है जिसको हम लोग प्लूरा कहते हैं। सुनिए लंग्स LUNG, जिस लंग्स का आवरण, लंग्स का आवरण जो होती है, आवरण बराबर प्लूरा, प्लूरा कहते हैं। लंग्स और आवरण के बीच भरे लिक्विड को कहिएगा लंग्स एवं प्लूरा के बीच भरे द्रव को कहिएगा कि आपका भरे द्रव को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड, भरे द्रव को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड, इसी को हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो कहिएगा फुफ्फुस गुहा में भरे तरल, आपका भरे द्रव को, भरे तरल को प्लूरल PLEURAL फ्लूइड कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। और इसका काम होती है, समझ रहे हैं इसका काम क्या है, लंग्स को घर्षण से बचाने का काम करता है, उसको लुब्रिकेंट्स देती है, उसको चिकनाई भी देती है, तो फेफड़ों की सुरक्षा करता है ये बताइएगा फुफ्फुस आवरण को नम और चिकना बनाता है, तो सही बात है आपका, फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त करता है, सही तो बात है। इसका मुख्य काम क्या है तो कहिएगा ये हमारा D नंबर ऑप्शन सही है। बताइएगा लंग्स के आवरण को प्लूरा कहा जाता है, लंग्स और प्लूरा के बीच भरे द्रव को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और उसी का काम पूछ रहा है कि उसका काम क्या है, तो ये सब काम करेगा, ये सब का सब काम करता है ये। अग्र महाशिराय रुधिर को, अग्र महाशिराय रुधिर को सुनिए, अग्र महाशिराय एंटेरियर, आपका एंटेरियर या इसी को कह देते हैं सुपेरियर भी कहते हैं, सुपेरियर भेना केभा, भेना केभा रुधिर को, सुनिए रुधिर को ये क्या करता है ना कि हमारे ऊपरी हिस्से से रुधिर को लेकर और बताइएगा हृदय के दाएं आलिंद को देता है, हृदय के दाएं आलिंद को देता है। कौन? कहिएगा अग्र महाशिरा हृदय आपका रुधिर को दाएं आलिंद में शरीर से दाहिने आलिंद में पहुंचाने का काम करता है। कौन आलिंद में? दाहिने आलिंद में पहुंचाने का काम करता है। और दाहिने आलिंद में जो ब्लड होती है, दाहिने आलिंद में जो ब्लड होती है वो अशुद्ध रक्त होती है, तब वो वहाँ से नीचे में आपका भेजता है, उसको नीचे में मतलब कि उसको हम लोगों का दाहिने नीलय में भेजता है और तब वहाँ से फेफड़ा के पास जाता है रक्त का शुद्धिकरण होने के लिए। तो इसी को तो कहते हैं हम लोग सुपेरियर भेना केभा कहते हैं या अग्र महाशिराय कहते हैं। ये सही जवाब हो गया। शरीर के बाएं नीलय में गलत हो गया, तो कहिएगा कि सुपेरियर वाला जो होता है ऊपर से, ऊपरी हिस्से से आपका ये खोपड़ी से हमारे हो गया, ये सब से ब्लड को कलेक्ट कर कर और हृदय आपका यानी कि हृदय के आपका राइट ऑरिकल में ब्लड को भेजता है और उसमें अशुद्ध रक्त होती है, उसमें कौन रक्त? अशुद्ध रक्त। तब वहाँ से आपका ब्लड जो होती है ना वहाँ से, और निचली हिस्से वाला भी अशुद्ध रक्त को इन्फेरियर, सुपेरियर और इन्फेरियर होती है, नीचे से वो भी ऊपर ले जाकर डालता है उसी चैम्बर में, माने
माने कि हमारे राइट ऑरिकल में डालता है और तब राइट ऑरिकल से भाल्व के माध्यम से ब्लड आता है निचिलका चैम्बर में और तब वहाँ से निचिलका चैम्बर का मतलब क्या होता है, राइट आपका वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में आती है और तब वहाँ से रक्त जो होती है अशुद्ध रक्त होती है वो हमारे फेफड़ा के पास आता है और तब फेफड़ा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है, माने ऑक्सीजन मिलाता है और तब वो फिर से आ जाता है हमारा आपका हृदय के कौना चैम्बर में, तो कह दीजिएगा कि वो हृदय के हमारा दाएं आपका बाएं आपका अलिंद में आ जाता है, बाएं अलिंद में आ जाता है। एक दिन बताए थे आप लोगों को, याद कीजिए। चलिए हो गया 28 नंबर सवाल का जवाब आपका। 1 नंबर आंसर आएगा इसका निम्नलिखित में कौन सा पद मूत्र निर्माण का हिस्सा है? तो मूत्र निर्माण में कौन कौन सा भाग लेता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हम इंग्लिश टर्म पढ़ रहे हैं भाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। सेलेक्टिव माने कि आपका रीएब्जॉर्प्शन क्रिया भी होती है आपका मूत्र निर्माण में, इसका भी होती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, पुनः और शोषण भी होती है। चयनात्मक माने कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन माने कि चयनात्मक पदार्थों का पुनः रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। वैस्कुलर सेक्रेशन भी होती है। कहिएगा इनमें आपका ये सब का सब हो जाएगा, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगी ये। अगला है कि प्रतिवर्ती चाप बनता है, रिफ्लेक्स चाप इज फॉर्म, ये वाला याद रखिएगा, जो दिया है वही मारिएगा। तो देखिएगा प्रतिवर्ती चाप बनता है, संवेदांग सेंसरी ऑर्गन्स होती है, सेंसरी ऑर्गन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। हाँ रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन इसी में ना आता है, रिफ्लेक्स एक्शन इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसका कंट्रोलिंग ब्रेन ना कर स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे आपके हाथ अचानक, कल भी बताए थे, अचानक गर्म चीज पर पड़ जाता है, फटाक से उसको हटा लेते हैं कि ब्रेन से डिसीजन लेने जाते हैं, नहीं, ऐसे क्रियाओं को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं और वो चाप बनती है जिसको प्रतिवर्ती चाप कहेंगे। और ये जो हमारा होती है इफेक्ट, ये आपका एफेरेंट ऑर्गन्स, अपवाहक अंग, तो ये हमारा सेंसरी ऑर्गन्स, मस्तिष्क नहीं होगा, मस्तिष्क वाले को कैंसिल कीजिए, ये मस्तिष्क वाले को एकदम कैंसिल कीजिए, ये स्पाइनल कॉर्ड वाला आंसर होगा हमारा, 1 नंबर आंसर सही होगा। अगले नंबर पर आते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा, ए सेक्सुअल है, सेक्सुअल नहीं है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका मेल गैमेटी और फीमेल गैमेटी दोनों भाग लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, मेल गैमेटी और फीमेल गैमेटी दोनों भाग लेती है, तब ना दोनों गैमेटी मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हमारा बडिंग हो गया, आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, आपका यहीं पर देख लीजिएगा तो आपका रीजनरेशन होती है, यहीं पर देख लीजिएगा तो बाइनरी फ्यूजन होती है, तो ये सब का सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। तो बताइएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, जनन द्वारा संतति का निर्माण, संतति माने ऑफ स्प्रिंग की बात किया जा रहा है, वही बच्चा का संतति का निर्माण सरल होता है, क्योंकि हाँ सरल तो है ही, अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक ही भाग लेता है। एक जनक माने क्या कि एक ही भाग लेता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, तो इसमें एक गो जनक भाग लेता है, ठीक ना, सही बात है। अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों, युग्मक माने गैमेटी, गैमेटी है कहीं पर, हाँ गैमेटी आपका जनन कोशिकाओं को शामिल नहीं करते हैं, एकदम सही दोनों है। लैंगिक प्रजनन के बाद अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, गलत है यार, लैंगिक प्रजनन से पहले ये भी गलत है, ये दोनों का दोनों हमारा क्या है, सही है। तो देखिए ऐसा कुछ है क्या, कूट है क्या, देखो तो भाई आगे तो कहिएगा हाँ सर 1 और 2 नंबर सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है चलिए 1 और 2 हमारा दोनों का दोनों क्या है, सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। शुक्राणुओं का परिपक्वन किन नलिकाओं में होती है? शुक्राणुओं का परिपक्वन कह रहा है, तो देखिए शुक्राणु जो होती है कहाँ पर मैच्योर होता है, शुक्राणु स्पर्म, तो ये देखिएगा शुक्र आपका स्पर्मेटिक टेब्यूल्स में कि शुक्रवाहिकाओं वाहिनियों शुक्रवाहिनियों में भास डिफरेंस में, तो कहिएगा नहीं सर, भास डिफरेंस तो होती है शुक्राणु को ले जाने वाला होती है, यही ना आप लोगों से कहा जाए कि पुरुष का नसबंदी होती है,
पुरुष नसबंदी में इसी को काट दिया जाता है, इसी को बांध दिया जाता है, इसी को डिस्कनेक्ट किया जाता कर दिया जाता है शुक्र वाहिनियों को, माने भास डिफरेंस को। लेकिन ये शुक्राणु जो होती है परिपक्व होती है अधिवृषण में, इपिडाइडिमिस में, इपिडाइडिमिस में होती है। और ये बताइएगा टेस्टिस से घुमावदार रचना निकलती है जिसे इपिडाइडिमिस कहते हैं। तो कहिएगा टेस्टिस से, TESTIS, टेस्टिस से निकलने वाली घुमावदार संरचना होती है जिसका नाम है इपिडाइडिमिस कहा जाता है। कहिएगा शुक्राणु जो होती है ना, इसमें शुक्राणु का आपका कलेक्शन और इसी में शुक्राणु परिपक्व होती है, शुक्राणु का कलेक्शन और शुक्राणु का परिपक्व। कहिएगा शुक्राणु परिपक्व होती है, इसमें शुक्राणु शुक्राणु जो होती है कलेक्ट होती है, कलेक्ट होती है एवं कलेक्ट एवं परिपक्व होती है, एवं परिपक्व होती है माने मैच्योर होती है परिपक्व होती है, मैच्योर होती है इसमें, ठीक ना। ये याद रखेंगे परिपक्व और मैच्योर। टेस्टिस से लेकर भास डिफरेंस तक ये फैला होता है। कहाँ से कहाँ तक? तो यह टेस्टिस से लेकर भास डिफरेंस तक फैला होता है, यही भास डिफरेंस। इसके बाद भास डिफरेंस आता है, माने कि शुक्राणु इसमें परिपक्व हो गया, कहता है कि जाओ तुम अब फर्टिलाइजेशन कर लो यार। हाँ, सार्टोली कोशिका ने उसको पोषण दिया है। तब बताइएगा अगर भास डिफरेंस को ही काट दिया जाए, भास डिफरेंस को ही काट दिया जाए तो का फर्टिलाइजेशन होगा? पुरुष नसबंदी में इसी को काटा जाता है। कहिएगा पुरुष नसबंदी में इसी पार्ट को काट दी जाती है, बांध दी जाती है या काट दी जाती है, इसी पार्ट को काट दी जाती है या बांध दी जाती है। पुरुष नसबंदी में इसी पार्ट को बांध दी जाती है या काट दी जाती है, ठीक ना, इसी भाग को काट दी जाती है। हमारे प्रश्न का सही जवाब सी नंबर आ जाएगा। काटना का मतलब कि वहां पर उसको डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, बांध दी जाती है, उसको काट कर बांध दिया जाता है उसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लीजिए, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पौधा का जो तना होता है, सुनिए मेरी बात, जैसे कि आपने पेड़ को बोया, पेड़ को आपने पतला सा एगो पेड़ लाया, पतला पेड़ लाया और उसको मिट्टी में लगा दिए, लग गया, ग्रोथ कर रहा है, तो क्या ये पतला पेड़ एकदम पतले बनकर जाएगा ऊपर? डांठ पात नहीं आएगा उसमें, जड़ें जो है नीचे में उतना ही पतला जड़ रहेगा कि जड़ भी मोटाई बढ़ेगा, इसका भी गोलाई बढ़ेगा, जड़ का भी गोलाई बढ़ेगा। तो बताइएगा ये जो इसको वृद्धि करवा रहा है, आप लोग जब पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, तब प्लांट टिश्यू में वो होता है मेरिस्मेस्टिक टिश्यू और एक होता है हमारा एक होती है आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, यही मेरिस्मेस्टिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर जाता है और तब परमानेंट टिश्यू को बांट कर पढ़ेंगे तो सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो ये मेरिस्मेस्टिक टिश्यू को हिंदी में विभाज्योतक कहते हैं, ये विभाजन करती है। ये 3 प्रकार का एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी होती है, वही पूछ रहा है। शीर्षस्थ विभाज्योतक, तो कहिएगा जड़ और तने एवं जड़ के शीर्ष में होती है, शीर्ष में वृद्धि करवाता है, ये वृद्धि करवाता है, वहीं पर होती है एपिकल। और ये जो होती है गोलाई में वृद्धि करवाती है, कैम्बियम गोलाई में वृद्धि करवाती है, तने की परिधि में वृद्धि करवाती है, वही तो है ये वृद्धि। मोटाई, लोग नहीं कहते इतना मोटा पेड़ है, इतना पतला पेड़ है, तो जितना मोटा होगा तो मोटाई को बढ़ाने के लिए यही जिम्मेवार होती है। और इंटर कैलरी मेरिस्मेस्टिक टिश्यू जो होती है, जैसे कि मवेशी घास चढ़ गया तो फिर से वो दूंजी दे देता है, फिर से वो आ जाता है इंटर कैलरी मेरिस्मेस्टिक टिश्यू के वजह से। और ये तीनों का तीनों जो है ना, ये तीनों का तीनों है मेरिस्मेस्टिक टिश्यू में आता है,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आती है। और याद रखिएगा यही टिश्यू एक ऐसा समय आता है कि विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, तब परमानेंट में बदल जाती है ये। ठीक ना, अच्छा सवाल है ये, क्लास 9th पढ़ेंगे तो मिल जाएगा ये आपसे। प्लांटी और एनिमिलिया जगत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। प्लांटी में हमारा आ जाएगा प्लांट्स आ जाएगा जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्लांट में देखिएगा तो इसमें सेल वाल पाई जाती है और एनिमिलिया में सेल वाल नहीं पाई जाती है। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद प्लांट सेल में वो कड़ा परत होता है जिसको सेल वाल कहते हैं। तो कह रहे कि प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुत बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। गलत हो गया सर, ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कि एनिमिलिया वर्ग में ऐसे बहुत यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं। हाँ, विषमपोषी होते हैं। उपनिषद में कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। तो सही कथन का चयन आप ही लोग कर दीजिएगा, कौन सा आने वाली है इसका बता दीजिएगा कौन सा। तो केवल 2 नंबर सही है ना? हाँ, केवल 2 नंबर सही है, बाकी हमारा गलत है। चलिए आगे आ जाते हैं। आम व नारियल के संदर्भ में निम्नलिखित में को आंतरिक से बाह्य क्रमानुसार लिखने पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? आम की बात करते हैं। आम तो बताइएगा, आम तो आम का कौन हिस्सा को खाते हैं हम लोग? तो ये कह रहा है कि आंतरिक से बाहर क्रमानुसार, अंदर से बाहर की ओर जाना है। तो बताइए अंदर में क्या मिलेगा? बीज। अंदर में बीज मिलेगा, उसके बाद में मिलता है अंतः फल भीति, उसके बाद में होती है मध्य फल भीति और इसके बाद बाह्य फल भीति। तो आम का कौन सा हिस्सा खाते हैं हम लोग? तो कहिएगा कि यहाँ पर हमारा मध्य फल भीति को खाते हैं। तो बताइएगा बीज मिलेगा ना, यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आम खाए हैं ना जी? तो ये आम का देखिएगा तो सबसे कौन सा हिस्सा खाते हैं? मध्य फल भीति, मेसोकार्प जिसको कहते हैं। मेसोकार्प है मिडिल का, मेसोकार्प लिख दो भाई, यहाँ पर मेसोकार्प लिख दो तो और अच्छा रहेगा। मिडिल पेरिकार्प, मेसोकार्प वही बातवा है, बतवा वही हुआ। मेसोकार्प MESOCARP ये पेरिकार्प होती है। आउटर कार्प को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। चलिए है पेरिकार्प है, चलिए हटाइए, कोई बात नहीं, हटाइए, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए। तो कौन नंबर हो गया? 35 का हमारा कितना नंबर आ जाएगा? तो ये कह दीजिएगा कि सर 35 का हमारा सही जवाब आ गया। क्यूटिकल क्या है? ये तो ये सब लोग बता सकते हैं, ये भी प्लांट का क्वेश्चन है। क्यूटिकल मोमी परत होती है, क्यूटिकल मोमी परत होती है जो वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, पानी निकलने ज़्यादा नहीं देता है। यानी तो ज़्यादा पानी निकल जाएगा तो प्लांट्स भी मौरा जाएगा। बताइएगा ये 2 सेम के आकार की कोशिकाओं के बीच का रंध्र होती है क्यूटिकल। कह रहा है कि नहीं, आपका सेम के बीज के आकार का स्टोमाटा के बारे में थोड़े कह रहा है, स्टोमाटा रंध्र के बारे में नहीं कह रहा है। पत्तियों में पतली भीति वाला क्लोरोप्लास्ट युक्त भरण उत्तक होती है, नहीं, बाह्य त्वचा की। ये देखिए बाह्य त्वचा की बाहरी सतह जो मोम की परत से ढकी होती है उसी का नाम है क्यूटिकल, जो वाटर लॉसेस को कम करने का काम करती है, वाटर लॉसेस नहीं होने देती है क्यूटिकल। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सब। अगला है कि कवक व पौधों के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाला दृढ़ निर्जीव आवरण का नाम क्या है? तो बताइएगा कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कहेंगे कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और प्लांट्स का भी देखिएगा तो बाहर वाला आवरण कोशिका भित्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
आपका साइटोस्केलेटन या सेल वाल, तो कहिएगा सेल वाल। हाँ ठीक है। द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाला दृढ़ निर्जीव आवरण क्या होती है, तो कहिएगा काइटिन होती है। आपका काइटिन कोशिका भित्ति काइटिन के बनी होती है, कोशिका भित्ति काइटिन के, यहाँ कोशिका भित्ति सेल वाल होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए रहने दीजिए, यह वाला सही है हमारा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की ओर आ जाइए, थोड़ा सा जवाब दे दीजिए अगले सवाल का। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना कहलाता है। कितना बार पूछिएगा इस सवाल को, कितना बार आप लोगों को बताए हैं हम, ये बताइए, बताए हैं कि नहीं बताए हैं, एक बार आप लोग जरूर बताइएगा। C3 साइकिल क्रेब्स चक्र, तो कहिएगा क्रेब्स चक्र में पायरुवेट का, कहिएगा पायरुवेट, इसमें जो होती है ना पायरुवेट का, पायरुवेट क्या चीज में बदलता है ये पायरुवेट जो होती है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पायरुवेट O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में कहिएगा CO2 H2O तथा ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा में बदलती है। पायरुवेट O2 की उपस्थिति में CO2 H2O तथा ऊर्जा में बदलती है, ऊर्जा में बदलती है ये, बताइएगा। और ये बताइएगा ग्लाइकोलाइसिस में क्या होती है, ग्लूकोज का पायरुवेट प्लस ऊर्जा में, ग्लूकोज का पायरुवेट तथा ऊर्जा में क्या, ग्लूकोज का पायरुवेट प्लस ऊर्जा में रूपांतरण, आपका ग्लूकोज का पायरुवेट प्लस ऊर्जा में वही ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लूकोज का बताइएगा पायरुवेट और प्लस ऊर्जा में बदलना, और तब वो पायरुवेट जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल क्रिया द्वारा ये बताइएगा वो बदल जाता है CO2 H2 और ऊर्जा में बदल जाती है। सही जवाब हमारे प्रश्न का C नंबर। आप बताएं कि नहीं, ये कितना बार बताए हैं आप लोग को सवाल, ये कितना बार ये बताया गया है, कितना बार हमने बताया है सवाल को कह रहा है कि पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी है। एक बात बताइएगा, जब किसी आदमी का मांसपेशियां कट जाता है तो देखिएगा लाल लाल टाइप का दिखाई देता है, तो मांसपेशियों में या पेशियों में बताइएगा लाल रंग के लिए जिम्मेवार होती है मायोग्लोबिन, और इसमें लोहा पाया जाता है, Fe पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में भी तो लोहा पाया जाता है, लेकिन ये रक्त में होती है। हीमोग्लोबिन RBC में प्रेजेंट होती है, कहिएगा RBC में उपस्थित होती है, RBC में उपस्थित होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो भाई इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, या इसको अद्भुत अंगक भी कहते हैं, क्योंकि खुद का इसके पास राइबोसोम और DNA होती है। अद्भुत अंगक खुद का राइबोसोम और DNA होती है। इसका अपना राइबोसोम एवं DNA होती है, अद्भुत अंगक कहलाती है ये। आपके प्रश्न का सही जवाब B नंबर हो जाएगा। लीजिए अगला नंबर पर आ जाते हैं। लैंगर द्वीप में पाई जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है। तो एक बात बताइएगा, अग्नाशय होती है, नाम सुने हैं अग्नाशय का, तो कहिएगा अग्नाशय। अग्नाशय का मतलब होती है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज होती है, ये हमारा मिक्स्ड ग्लैंड में आती है। मिक्स्ड ग्लैंड सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड में आती है। मिक्स्ड ग्लैंड में सबसे बड़ी होती है, और ये मिक्स्ड ग्लैंड में सबसे बड़ी का मतलब होता है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन भी होती है। कहिएगा इंडोक्राइन हिस्सा, इंडोक्राइन भाग को, इसके इंडोक्राइन भाग को
लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है और इसमें 3 प्रकार का सेल रहता है। कौन प्रकार का? अल्फा सेल। कहिएगा कि ये जो होती है ग्लूकागॉन का सेक्रेशन करता है। क्या चीज का? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का स्राव करता है। बीटा सेल जो होती है इंसुलिन का स्राव करता है। क्या चीज का? इंसुलिन का। और जो हमारा गामा सेल होती है या डेल्टा सेल होती है, डेल्टा सेल, डेल्टा सेल जो होती है सोमैटोस्टेटिन, STATIN, सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन करती है। तो बताइएगा क्या पूछ रहा है? बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हार्मोन का सेक्रेशन करती है। तो बताइएगा यहाँ बीटा सेल इंसुलिन का, ये बताइएगा ग्लूकागॉन कौन हमारा? तो कहिएगा अल्फा, अल्फा सेल करती है। और सोमैटोस्टेटिन STH हार्मोन, कौन हार्मोन? STH हार्मोन का सेक्रेशन कौन करती है? तो कहिएगा कि ये हमारा डेल्टा सेल करती है या गामा सेल करती है। और आपसे हम अब ले लेते हैं इजाज़त। ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।